वेलकम बैक बच्चों, दिस इज अली हमजा। मैं हूं अपना केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज आप लोगों से ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती हैं। मैं वो सारी कंफ्यूजन को दूर करने आया हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, व्हाट आर लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये टर्म्स क्या हैं, इनको सिखाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने लेक्चर सुन लिया तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आपको ट्रांजिशन मेटल का कोई भी कॉम्प्लेक्स मिल जाए तो आप खुद देख के बता सकते हो कि ये लेबाइल है या इनर्ट है। हाँ, आप लोगों को ये सारी बातें सिखाने जा रहा हूँ। टॉपिक को सीखने से पहले, इन दोनों वर्ड्स को सीखने से पहले आपको एक टर्म आनी चाहिए, स्टेबिलिटी। क्या होती है स्टेबिलिटी? ट्रांजिशन मेटल के जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो सारे ऑलमोस्ट स्टेबल होते हैं, मोस्टली स्टेबल होते हैं। अब वो स्टेबिलिटी किस बात पे हम बताते हैं? हम उनकी स्टेबिलिटी को दो बातों से बताते हैं। पहली बात हम बताते हैं या तो हमारे कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनामिकल स्टेबल है या वो काइनेटिकली स्टेबल है। थर्मोडायनामिकल स्टेबल का मतलब है एनर्जी के लिहाज से, यानी आपके मेटल आपके कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, या आपका कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हुआ था, जब बना था, उसने कितनी एनर्जी इवॉल्व की है। तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। ये एक पॉलीमर है, ये एक मार्कर है। अगर मैं इस मार्कर को तोड़ना चाहूं तो मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो होता है थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी। मतलब ये कितना स्टेबल है वो डिसाइड होगा कि मैं कितनी एनर्जी लगा रहा हूं इसके ऊपर। तो ये होता है थर्मोडायनामिकल स्टेबल। तो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को हम बताते हैं या तो एनर्जी के हिसाब से, या दूसरी बात, अगर मैं इसको रख देता हूं वाटर के अंदर तो ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, ये ऐसे ही मारकर बाहर निकल जाएगा। अगर मैं इसको रख देता हूं कंसंट्रेटेड HCl के अंदर या कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर, ये फौरन जाके रिएक्शन कर जाएगा। अब मैंने ये देखना है कि इस मेरे मार्कर ने किसके साथ रिएक्शन किया है, और या मेरे मार्कर ने आइदर जल्दी रिएक्शन किया है या लेट रिएक्शन किया है। तो मैं केमिकल रिएक्शन के हिसाब से बता सकता हूं कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। सो अगर इसने जल्दी रिएक्शन कर लिया तो फिर ये अनस्टेबल है, और अगर इसने जल्दी रिएक्शन नहीं किया तो ये फिर स्टेबल होगा। सो अब स्टेबिलिटी को दो हिस्सों में डिसाइड करने जा रहे हैं। पहली बात, या तो एनर्जी के हिसाब से स्टेबल होगा या रिएक्शन के हिसाब से स्टेबल होगा। यही बात हमने सीखनी है। ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को दो तरह से बताते हैं, या तो वो थर्मोडायनामिकल स्टेबल होते हैं या वो काइनेटिकल स्टेबल होते हैं। थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब आप लोगों को ना दो तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं। ये ना अलग टॉपिक है। एक होता है कांस्टेंट के, केमिकल रिएक्शंस के बाज़ हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, लाइक के होता है रेट कांस्टेंट, और बाज़ हम बीटा भी कांस्टेंट लगा रहे होते हैं। बीटा ओवरऑल रेट कांस्टेंट होता है और के हमारा स्टेप वाइज रेट कांस्टेंट होता है। और हम छोटे लेवल पर बच्चों को के कांस्टेंट लिखवाते होते हैं। हर केमिकल रिएक्शन के अंदर हर स्टेप का अलग अलग रेट कांस्टेंट लगाते हैं, वो के होता है। और बाज़ का फिर हम, अगर आपका केमिकल रिएक्शन की काफी सारे स्टेप्स में होकर गुजरा है तो फिर हम उसका एक ओवरऑल रेट कांस्टेंट भी निकालते हैं जिसको हम बीटा बोलते हैं। इसके बारे में एक अलग से लेक्चर है और वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। बट फिर भी थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, स्टेप वाइज रेट कांस्टेंट एंड ओवरऑल रेट कांस्टेंट के ऊपर। तो यही लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबिलिटी हमने एनर्जी के हिसाब से बताना है, तो ये हमारा होगा थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी। दूसरा होता है काइनेटिकली स्टेबल, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा कौन सा नहीं होगा। अच्छा, उसके बारे में, अगर तो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जल्दी कर रहा है तो फिर वो अनस्टेबल होगा, और यहाँ पे अनस्टेबल की टर्म को हमने रिप्लेस किया है विद लेबाइल। सो आपके कॉम्प्लेक्सेस जो रिएक्शन जल्दी करते हैं वो लेबाइल होंगे, और जो जल्दी नहीं करते वो इनर्ट होंगे। सो काइनेटिकली स्टेबल चीज़ों को हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कुछ होते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, कुछ होते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। यही बात लिखी हुई है, स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के साथ 6 लिगेंड लगे हुए हैं, वो 6 लिगेंड वो किसी के साथ रिप्लेस होंगे। तो अब वो रिप्लेस होंगे, अगर तो जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रहा है, जल्दी रिप्लेस हो रहे हैं, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेबाइल। लेकिन अगर वो जल्दी रिप्लेस नहीं हो रहे, जल्दी रिएक्शन नहीं हो रहे, तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स होगा इनर्ट। सो काइनेटिकली आपने देखना है कि आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल है या फिर आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, इनर्ट होता है। चलिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं। इन्हीं की बातों को मैं समझाता हूं। यहाँ पे आपके मेटल, आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें मेटल का लिगेंड से बॉन्ड डेफिनेटली होगा। ये मेटल है, सपोज ये लिगेंड है, इन दोनों का आपस में बॉन्ड बना हुआ है। प्लस आपका कोई एंट्रिंग लिगेंड आया, मतलब ऐसा लिगेंड आया जिसने आके अटैक करना है, और उसने आके मेटल से बॉन्ड बना लिया, इस लिगेंड को अलग कर दिया, ये लिगेंड लीव कर गया और एंट्रिंग लिगेंड आके वहां लग गया। सो अब ये हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपके लिगेंड ने रिप्लेस कर दिया दूसरे लिगेंड को, सो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें ये रिप्लेस जल्दी हो जाएगा वो लिबाइल है, और जिसमें जल्दी नहीं होगा वो इनर्ट होगा। अब ये वाली सब्स्टिट्यूशन हुई है चूंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो रहा है, सो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं एक और तरह की बताता हूं, अगर मेटल का लिगेंड से बॉन्ड बना हुआ है और कोई दूसरा मेटल आ जाता है, दूसरा मेटल मैंने इसको ना अलग किया है, एम और ए लिख दिया है, ये मेटल आएगा और पहले वाले मेटल को रिप्लेस कर देगा और अब यहाँ पे उसके साथ अटैच हो जाएगा लिगेंड के साथ। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन ओवरऑल मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। मैंने ये देखना है कि लिगेंड की रिप्लेसमेंट देखनी है, और अगर मैंने लिगेंड की रिप्लेसमेंट देखनी है, लिगेंड जल्दी रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, लेबाइल है या इनर्ट है, सो फिर मुझे बात करनी होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुझे बात करनी है ऊपर वाले के बारे में, नीचे वाले के बारे में मुझे बात नहीं करनी। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें लिगेंड इजीली रिप्लेस हो जाता है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें लिगेंड इजीली रिप्लेस नहीं होता। जिसमें इजीली रिप्लेस हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल है, जिसमें इजीली नहीं होता वो इनर्ट होते हैं। Complexes in which ligands are easily substituted are called labile complexes. Complexes in which ligands are not easily substituted, they are called inert complexes. So, अब हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सेस जल्दी रिप्लेस, लिगेंड जल्दी रिप्लेस हो रहा है तो वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, और अगर लिगेंड जल्दी रिप्लेस नहीं हो रहा तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। अब कितनी जल्दी, कितनी जल्दी मतलब 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, कितना टाइम? टैब ने यही बात सोची, टैब बंदे का नाम है, और साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने कहा अगर आपका लिगेंड 1 मिनट से पहले पहले यानी लेस देन 1 मिनट, अगर 1 मिनट से पहले पहले रिप्लेस हो रहा है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आपने कहना है लेबाइल। और अगर आपका लिगेंड 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है रिप्लेस होने के लिए तो आपने उसको कहना है इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो ये यही बात यहाँ लिखी है। टैब कहता है कि अगर लेस देन 1 मिनट लगता है सब्स्टिट्यूट होने के लिए तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं लेबाइल, और अगर मोर देन 1 मिनट लगता है तो फिर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। मेरा ख्याल है आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस चूंकि इनमें लिगेंड जल्दी रिप्लेस हो जाता है, और जल्दी रिप्लेस होने के लिए मैं ये समझाना चाहता हूं कि इनमें केमिकल रिएक्शन जल्दी होता है। और आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी का आपको पहले ही आइडिया होगा। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने में हेल्प करती है। सो अगर आपके रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं तो इनको ये वाला बैरियर क्रॉस करना होगा, यहां से लेके यहां तक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होगा, और यही एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने में हेल्प करती है, या वो चाहिए होती है जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करती है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी, अब अगर तो रिएक्शन जल्दी हो रहा है तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो आपके लिगेंड इजीली प्रोडक्ट बना देंगे, सो आपके रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, सो आपका कॉम्प्लेक्स इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो आप अगर तो इजीली सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस की अगर बात करें तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। सो टैब कहता है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस की जीरो हो जाए, सो अब आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और वो अगर इजीली सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो इट मींस कि आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल है, और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो जीरो नहीं होती, जीरो से वैल्यू ज्यादा होती है, और जब वैल्यू ज्यादा होगी और जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना आपका कॉम्प्लेक्स इनर्ट होता जाएगा, और जितनी वैल्यू कम होगी उतनी जल्दी रिएक्शन होगा, उतना आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल होता जाएगा। अब ये आपको एनर्जी डायग्राम समझ आ गई होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से कॉम्प्लेक्स लेबाइल है, कौन सा इनर्ट है। फिर हम बात करेंगे बाद में अकॉर्डिंग टू सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कैसे बताएंगे कि आपके कॉम्प्लेक्स लेबाइल है या आपके कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट होते हैं। चलिए एक बात लिख लें, अपनी किताब पे लिख लें, अपनी जहां भी नोट्स हैं आपके पास वहां लिख लें। दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, एक होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये टर्म बच्चों को बड़ी कंफ्यूज करती है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुछ होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। क्या मतलब इन टर्म्स का? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके अंदर ना आपके बाहर वाला डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके अंदर आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर इनर ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर या बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके बाहर वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में आपके अंदर वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अब
आप दो वर्ड्स पे गौर करें, ये लिखा हुआ है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये लिखा है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब d2 यहाँ बाद में लिखा हुआ है और यहाँ पे d2 पहले लिखा हुआ है। ये बाद में लिखने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करता हूँ 3D सीरीज की, या अगर मैं आपको लोगों से ट्रांजिशन मेटल की 3D सीरीज है उसमें किसी भी एलिमेंट की बात करता हूँ, उसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सो अब ये मैंने लिखा 3D 4s 4p एंड 4d, तो मैंने आपको एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिटल्स को अरेंज कर दिया है। सेम यहाँ पे भी लिखा है 3D 4s 4p एंड 4d। ओके, अगर आपका d वाला ऑर्बिटल अंदर वाले यानी आपके इनर ऑर्बिटल्स, सॉरी, अगर आपके d वाले बाद वाले यानी अगर आप लोगों का ये वाला s हो गया, ये वाला p हो गया और ये वाले 2d, अगर ये आपके हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चूंकि d आपका आउटर इन्वॉल्व हुआ है, सो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब इस केस में आपका d वाला, ये वाले 2d ऑर्बिटल, ये s वाला होगा, ये वाले pr, तो ये 6 ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर आपस में मिलके हाइब्रिडाइज हो देंगे तो अब आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो बनेगा, लेकिन वो बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि आपका जो d वाला है वो आपका इनर यूज होगा और इसमें d आपका आउटर यूज होगा। और अगर d ऑर्बिटल इनर यूज हो रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर बाहर वाला यूज हो रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब मैं बात लेबाइल और इनर्ट की करना चाह रहा था। एक बात क्लियर कर ले, वो क्या? जितने भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सारे के सारे लेबाइल होते हैं। जितने भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सारे के सारे लेबाइल होते हैं। क्लियर होगी बात? जिसके अंदर d2sp3 हाइब्रिडेशन होगी, ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन होगी, वो सारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और वो सारे के सारे क्या होते हैं? लेबाइल होते हैं। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसमें अगर दो कैटेगरीज आती हैं, वो लेबाइल भी हो सकते हैं, इनर्ट भी हो सकते हैं। उसमें कुछ बातें समझाने वाली है, लेकिन पहले इस बात को खत्म कर लें। अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस सारे के सारे लेबाइल क्यों होते हैं? क्योंकि जब मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्ड बनता है इस केस में, तो वो वीक बनता है और वीक बॉन्ड बाद में जल्दी टूट जाता है, तो फिर आपका लिगेंड इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आपका रिएक्शन जल्दी हो जाएगा और आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? लेबाइल हो जाएगा। तो बॉन्ड वीक होता है, आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेबाइल। इस केस में थोड़ी बात करते हैं, और ये होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। उसमें दो चीजें आती हैं आपका, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, उसमें दो चीजें हैं, लेबाइल और इनर्ट। अब लेबाइल किसको बोलना है, इनर्ट किसको बोलना है? मैंने डी ऑर्बिटल्स को कैटेगराइज कर दिया है। मैंने उसमें ये किया, जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो T2G होते हैं, ये दो वाले EG होते हैं, ये 4s 4p एंड 4d। अच्छा, अब चूंकि मैंने आपको बता दिया कि डी इनर इन्वॉल्व हुआ है, सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब करेंगे क्या, कौन से लेबाइल हैं, कौन से इनर्ट हैं? ये है DXY, DYZ, DXZ, ये है पहले तीनों ऑर्बिटल्स। और लेबाइल होने के लिए शर्त क्या है? ये पहले तीनों ऑर्बिटल में से एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल वेकेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप लोगों के d ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कम से कम इनमें से इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए या इसमें आ जाए, तो इसको कम से कम एक को खाली होना चाहिए, कम से कम किसी एक ऑर्बिटल को खाली होना चाहिए। सो एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये जो दो हैं, इन दोनों को एम्प्टी होना चाहिए। जो आपके ये दो हैं लास्ट वाले, ये एम्प्टी हो, और जो पहले 3 हैं उनमें से कम कोई एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो। इनमें से एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो और ये दोनों एम्प्टी हो, तो फिर आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स होगा फिर वो आपका होगा लेबाइल। लेकिन अगर आपके इन तीनों में से कोई भी एम्प्टी ना हुआ, कोई भी वेकेंट ना हुआ, तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स इनर्ट हो जाएगा। इफ नो T2G इज वेकेंट देन कॉम्प्लेक्स इज इनर्ट। मतलब अगर आपका इस T2G के अंदर इन तीनों में से कोई भी वेकेंट नहीं है, कोई भी खाली जगह नहीं है, तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इनर्ट। क्या ऐसा है? क्या है ऐसा? इस बात में ऐसा क्या है, समझाता हूं, क्लियर करता हूं। बच्चे देखिएगा, अगर मैं बात करूं D2sp3 हाइब्रिडेशन की, सो क्लियर हो गया, ये वाला D, ये DsP3, तो D2sp3 6 ऑर्बिटल ने आपस में इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइज हो गए। अब मेटल के, और ये किसके ऑर्बिटल हैं? मेटल के हैं। जब 6 लिगेंड आएंगे, और 6 लिगेंड किस केस में आते हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड लगते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है, 6 लिगेंड आने हैं, और लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करने हैं, और डोनेट करने के लिए मेटल के 6 जो होते हैं ना ऑर्बिटल्स, वो खाली होने चाहिए ताकि लिगेंड इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और फिर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो खाली रहने चाहिए ना, क्योंकि आपके लिगेंड 6 लगने हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, और वो यही 6 हैं ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन की वो एंट्री होगी, जहां वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये तो आपके 6 इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग के अंदर और आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आप कहते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ने रिएक्शन करना है।
रिएक्शन करने के लिए रिएक्शन दो तरह के होते हैं, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर दो तरह के होते हैं, या तो SN1 होता है या SN2 होता है। अगर तो आप लोगों को पता है SN1 और SN2 का अलग से लेक्चर होता है। आपको पता है SN1 के अंदर होता क्या है। SN1 के अंदर पहले आपका एक लिगेंड उतरता है, फिर आपका न्यूक्लियोफिल अटैक करता है तो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। SN2 में क्या होता है, SN2 में आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, उसके पास नया लिगेंड आएगा तो वो अटैक करेगा, तो आपके मेटल की वैलेंसी एक बढ़ जाएगी, फिर आपका जो लीविंग ग्रुप होगा वो बाद में निकलेगा। सो फिर आपका दोबारा कॉम्प्लेक्स उस तरह का बन जाएगा। मैं बातें कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको ये सारी बात यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ। लेकिन अब SN2 के अंदर आपके पास 6 लिगेंड लगे हैं, 6 आपके न्यूक्लियोफाइल लगे हैं। अब आपका जो 7वां लिगेंड है जिसने आके अटैक करना है SN2 के अंदर, तो वो आके जब अटैच हो जाएगा तो मेटल की वैलेंसी बढ़ जाएगी। जब वैलेंसी बढ़ेगी तो आने वाले को इलेक्ट्रॉन देने के लिए जगह खाली चाहिए, और अगर वो जगह खाली यहाँ पे होगी तो फिर आपका रिएक्शन होगा, और अगर यहाँ जगह खाली नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। सो अगर यहाँ एम्प्टी स्पेस होगी तो फिर रिएक्शन होगा, तो अगर रिएक्शन होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा। तो ये सारी बातें वही वाली हैं कि T2 ये जो Eg वाले दोनों हैं ये तो आपके एम्प्टी होने चाहिए ना, ये Eg वाले दोनों तो एम्प्टी होने चाहिए, और ये तो कंडीशन है आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की। और इन तीनों में से कोई एक अगर खाली होगा तो आपका SN2 रिएक्शन प्रोसीड करेगा, लेकिन अगर एक भी खाली ना हुआ तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, सो वो इनर्ट हो जाएगा। ये बातें हैं अकॉर्डिंग टू वेलेंस बॉन्ड थ्योरी। उम्मीद है आपको वेलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ आ रही होगी। अब यही बात लिखी है, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स या सिस्टम। अब अगर तो ये खाली होगा तो फिर ही 7वां आके लगेगा, तो ही आपका रिएक्शन होगा, अगर खाली नहीं होगा तो 7वां भी नहीं लगेगा। अकॉर्डिंग टू CFT बहुत आसान है, किस हवाले से आसान है। CFT में एक ही बात, अगर आपका एक लेट्स सपोज आपका एक ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक लिगेंड आएगा वो उसके ऊपर अटैक करेगा, तो आपकी एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, एक प्रोडक्ट होगा, एक रिएक्टेंट होगा, 3 तरह की स्टेज बनेगी, रिएक्टेंट्स, इंटरमीडिएट स्टेज और प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंटरमीडिएट की ज्यादा हुई एज कंपेयर टू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, देन आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा, और अगर ऐसा केस नहीं होगा तो फिर इनर्ट होगा। कितनी आसान बात है। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये हम सिखाते हैं बच्चों को CFT के अंदर। मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT का पूरा लेक्चर अपलोड कर दूंगा विद एक्सप्लेनेशन विद ऑल थिंग्स। उसमें आपको सिखाऊंगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को निकालते कैसे हैं। उसमें ऑक्टाहेड्रल की निकालने का अलग तरीका है, टेट्राहेड्रल की वैल्यू निकालने का तरीका अलग है, तो मैं वो सारी बातें सिखा दूंगा। अब आपने बेसिक बात क्या सीखनी है, अकॉर्डिंग टू CFT अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इंटरमीडिएट की ज्यादा हुई एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के, तो आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा, अदरवाइज इनर्ट होगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, कैसे आपको पता चलेगा, कुछ बातें आपको बुनियादी आने चाहिए ना, वो समझाता हूँ। ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्या मतलब, आपके मेटल से 6 लिगेंड लगे हैं, और अगर 6 लिगेंड लगे हैं और आपकी आपकी वो शेप बनी हुई है, तो यह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या तो आपका SN1 रिएक्शन करने जा रहा है या तो SN2 रिएक्शन करने जा रहा है। अगर SN1 करेगा तो पहले अपना एक लिगेंड को रिमूव करवाएगा। अब लिगेंड को माइनस मैंने कर दिया, रिमूव करेगा, तो आपके पास 5 लिगेंड लगेंगे, तो मेटल की वैलेंसी 1 कम हो जाएगी। तो इसने बना दी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बना दी। बाद में आपका एंट्रिंग लिगेंड आएगा, तो वो आके अटैक करेगा, दोबारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल है। लेबाइल क्यों है, चूंकि इसने रिएक्शन किया है। और अब रिएक्शन तो 2 तरह के हैं, या तो SN1 या तो SN2। SN1 में आपकी वैलेंसी एक कम हो जाएगी पहले, फिर बाद में आपकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। सो आपका मेटल पहले उसकी हेक्सा वेलेंट हो जाएगा और आपका ऑक्टाहेड्रल दोबारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। SN2 की बात करें, आपका लिगेंड पहले आएगा, वो आके अटैक करेगा और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट बना देगा। तो अनस्टेबल पहले 6 लिगेंड लगे, आप 7वां भी आके लग गया, तो आप बनेगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। फिर बाद में लिगेंड रिप्लेस हो जाएगा, निकल जाएगा, और आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दोबारा बन जाएगा। ये इसका मेथड है, रिएक्शन करने का तरीका है। SN1 का अलग है, SN2 का अलग है। और अब इनके अंदर जो इंटरमीडिएट होता है, उस इंटरमीडिएट की आपने निकालनी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है, और उसका तरीका हम CFT में पढ़ाते हैं। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको CFT दोबारा समझा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं CFT का लेक्चर अपलोड कर दूंगा। अब आप लोगों ने सीखा क्या, आप लोगों ने शॉर्टकट बात, इन दोनों बातों को थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, फिर शॉर्टकट तरीका समझाता हूँ, जिसमें आपको कुछ बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। वो क्या है,
वो क्या है? अगर मैं बात करता हूँ, ये है मेरे पास क्रोमियम है और साथ में लिख लेते हैं हम वाटर के बारे में बात। क्रोमियम है और साथ में कर लेते हैं हेक्सा एक्वा, और याद यहाँ लिख लेते हैं 2 आयन। क्रोमियम हेक्सा एक्वा 2 आयन। हमें कैसा पता चलेगा कॉम्प्लेक्स हमारा आउटर है या इनर है? उसके बारे में बात कर ले। एक तो ये कॉम्प्लेक्स की बात कर ले, साथ आप लोग लिख लें फॉर एग्जांपल दिस इज क्रोमियम, और यहाँ लिख लेते हैं अमाइन की बात कर लेते हैं और साथ में 6 लगा लेते हैं। आपको पता है वाटर वीक फील्ड लिगेंड होता है और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम डिसाइड करते हैं, देखे कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है। जो आपके लोगों के मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करता है या अनपेयर करता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड। वो भी सारी बातें सीएफटी के अंदर है। अगर आप लोग फिर बोलेंगे मुझे कमेंट्स के अंदर, जितने कमेंट्स ज्यादा होंगे उसी हिसाब से आपको मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने सीएफटी पढ़ानी है या नहीं पढ़ानी, मैंने उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताना है या नहीं बताना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मेरे पास एक शॉर्टकट है, एक बड़ा प्यारा निमोनिक्स है। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, आपको अगर चाहिए तो मैं वो भी भेज दूंगा। अब ये क्रोमियम है, हेक्सा एक्वा लगा हुआ है साथ में इसका। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, बाकी बचेगा 22 में से 18 इलेक्ट्रॉन तो ऑर्गन तक होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन तक होते हैं। मुझे आर्गन तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, मुझे आगे वाले चाहिए। आगे वाली के अंदर ये लिखने लगा हूं, आगे वाली में लिख देता 3D एंड 4s एंड 4p और 4d, ये लिखने लगा हूं। अब 3D के अंदर मुझे पता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं। मैं ये करने लगा हूं 1 2 3 4 5 हो गए। अच्छा, अब मुझे क्रोमियम के एटॉमिक नंबर हो गया 24 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, बाकी बचेगा 22 का मतलब आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आगे 4 बचते हैं। वो 4 कहाँ आते हैं? वो 4 अगर तो ये वीक फील्ड लिगेंड है तो वो फिर पेयर अप नहीं करेगा। 1 2 3 4, मैंने एक बात बोल दी है, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो पेयर अप नहीं करेगा, तो 4 आपके हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये देखें T2, ये तीनों T2G वाले होते हैं। जैसे ये देखो, ये तीनों T2G वाले होते हैं, ये EG वाला होता है। T2G वाले सारे फुल हो गए, EG भी फुल हो गया। तो अब आपका इस मेटल के अंदर क्या होगा? अब आपका ये वाला मेटल कभी भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए आपके ये वाले EG वाले खाली होने चाहिए, लेकिन इसमें तो EG में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब ये आपका कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसके अंदर आपके D ये वाले इन्वॉल्व होंगे, तो D2 बनेगा। तो अब अगर इसने आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया तो आपका ये वाला कौन सा होगा कॉम्प्लेक्स? ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लिबाइल। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके अंदर आर्गन है, तो आर्गन के पास आर्गन का एटॉमिक नंबर 24 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो ये वाले, बाकी बचेंगे 22। 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन तक आ जाएंगे और बाकी बचेंगे 4। वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? वो 4 इलेक्ट्रॉन 3D में जाएंगे, 1 2 3 4। चलिए, वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? चूंकि अमोनिया लगा हुआ है और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की सबसे बड़ी खूबी पता क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करता है, और अगर ये पेयर अप करेगा तो 1 2 3 एंड 4। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स, पहली बात इसमें EG वाले, ये दोनों EG हैं, ये दोनों तो एम्प्टी हैं, तो क्लियर हो गया EG एम्प्टी है तो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, अब इनर में 2 बातें हैं, लिबाइल और इनर्ट। कौन सा लिबाइल है? अब ये लिबाइल है कि इनर्ट है, उसके लिए मैंने कहा है एटलीस्ट 1 ऑर्बिटल इन तीनों में से खाली होना चाहिए। तो आप चेक करें, ये खाली पड़ा हुआ है, और अगर ये खाली पड़ा हुआ है तो इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लिबाइल। लेकिन अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ जाता तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स होता इनर्ट होता। सो मैं समझता हूं आपको कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी। आखिरी बात, अब जैसे मैंने आपके सामने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, आप ऐसा ही देखिएगा किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के पास अगर D में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए तो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लिबाइल। D में इलेक्ट्रॉन 1 हो फिर भी लिबाइल है, D2 हो जाएगा फिर भी लिबाइल है, D4 तब भी लिबाइल है। D5 के हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके पास वीक फील्ड लिगेंड अटैच हो, और वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगी, और उस सीरीज का निमोनिक्स भी है मेरे पास, सीरीज भी है, तो मैं पूरा लेक्चर समझा दूंगा आपको। जिन कॉम्प्लेक्सेस के पास D के पास ये इन इलेक्ट्रॉन्स हो, लाइक D0 हो, D1 D2 D3 सॉरी D4 D5 D6 D7 के दोनों हाई स्पिन और लो स्पिन, D9 के दोनों D10, वो सारे कॉम्प्लेक्सेस लिबाइल होते हैं। इनर्ट कौन से होते हैं? D3 वाले, मतलब जिसमें मेटल के पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन 3 बचेंगे, D के अंदर 3 आ जाएंगे, वो इनर्ट होते हैं। D5 के लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, D6 के भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और D8 दोनों, वो सारे के सारे इनर्ट होते हैं। ये है आज का टॉपिक। आप किसी भी मेटल की ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स बनाएं, उसका आप D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख ले और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके साथ मैच कर ले, और अगर आप लोगों की मैच इसके साथ हो रही है तो वो लिबाइल है, अगर उसके साथ हो रही है तो फिर वो इनर्ट है। आज का टॉपिक आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा।
कुछ बातें आप लोगों ने फिर अगर सीखना चाहेंगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सारी बातें क्लियर कर दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आप लोगों से बात इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल के ऊपर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों का ख्याल लाजमी करिएगा, उनको भी शेयर करिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।